स्टूडेंट्स क्लास 6 के चैप्टर नंबर हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 या 11 जो भी आपकी बुक में हो उसमें आपका स्वागत है। चैप्टर का नाम आप मैच कर लीजिएगा, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। तो इसमें शुरुआत हो रही है कि एक लड़के को, आप उस लड़के का नाम पता करिए, बुक में है, उसे एक राजा का रोल अदा करना था एक नाटक में, और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये राजा जो है वीणा बजाता था, मतलब उसको वीणा बजाना आता था। तो वो कौन सा राजा था और उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, चलिए हम देखते हैं। तो इसके पहले हमने मौर्य एम्पायरों के बारे में पढ़ा था, अशोक के बारे में पढ़ा था। अब हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है हिस्ट्री का, ये आपको गुप्त काल के बारे में बताता है, गुप्त डायनेस्टी के बारे में बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो हमें प्रशस्ति से पता चलता है। अब आपके मन में आएगा कि प्रशस्ति क्या होता है। तो प्रशस्ति का मतलब होता है कि ये राजा महाराजा क्या करते थे कि जब कहीं से जीत कर आते थे, कोई भी युद्ध जीत कर आते थे, तो ये जगह जगह पत्थरों पर और धातुओं पर, मेटल पर लिखवा देते थे, इंस्क्रिप्शन लिखवा देते थे कि हमने ये वाला चीज़ जीती। जैसे आपने देखा होगा ना, कई जगह नेताओं के नाम लिखे होते हैं, तो ऐसे इन लोग लिखवा देते थे, उसे प्रशस्ति कहते थे। तो यही लिखा हुआ है। प्रशस्ति क्या है? इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब इन प्रेज ऑफ। तो हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है इलाहाबाद के अशोकन पिलर में लिखा हुआ उसके बारे में। तो ये अशोकन पिलर कहाँ है? इलाहाबाद में। और ये किसके बारे में बताता है? गुप्त राजवंश के बारे में बताता है। तो इसमें हमें सबसे पहले समुद्रगुप्त के बारे में वहाँ पर मिलता है। तो ये जो है एक काव्य के रूप में हरिसेना नाम का जो पोएट था, उसके दरबार में पोएट हुआ करते थे और मिनिस्टर हुआ करता था। तो उसने उसके बारे में लिखा, उस राजा के बारे में, और आज हमें उनके बारे में पता चलता है। तो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, उनसे हमें पता चलता है। और इन इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं? इनको हम प्रशस्ति कहते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि ये राजा वीणा बजाता था? तो एक तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, दूसरा इनके जो सिक्के थे, ये गुप्त काल के सिक्के थे। तो गुप्त काल जो था वो सोने का काल, स्वर्ण काल कहलाता था, क्योंकि इस ज़माने में बहुत सोना हुआ करता था। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो हरिसेना ने 4 अलग अलग रूलर्स को डिस्क्राइब किया। हरिसेना उस समय में पोएट हुआ करते थे, और समुद्रगुप्त की पॉलिसी के बारे में इसने बताया है हरिसेना ने। ठीक है ना? तो ये जो आप देख रहे हैं मैप में, जो डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है, ये गुप्त एम्पायर के बारे में बताता है। तो हरिसेना ने लिखा कि जो आर्यवर्त के रूलर थे, जिसको ग्रीन दिखाया गया है, 9 रूलर थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था और अपने राज्य में मिला लिया था। जो दक्षिण पंथ के रूलर थे, राजा थे, वो 12 रूलर थे, और उन्होंने सरेंडर किया था समुद्रगुप्त को के सामने जब वो समुद्रगुप्त से हार गए थे। जो इनर सर्कल था, मतलब जो बीच वाले था, उसमें उसका जो राज्य था वो आसाम, कोस्टल बंगाल और नेपाल तक था। और ये लोग उसके लिए ट्रिब्यूट लाते थे, मतलब गिफ्ट लेकर आते थे। किसके लिए? समुद्रगुप्त के लिए। और आउटलाइंग एरिया के जो राजा थे वो लोग कुषाण थे और श्रीलंका के रूलर थे, जिन्होंने सबमिट किया था और अपनी लड़कियों की शादी, अपनी डॉटर्स की शादी उसके साथ की थी। किसके साथ? समुद्रगुप्त के साथ। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त जो था वो बहुत ही फेमस राजा था, बहुत ही फेमस सम्राट था, और उसका राज्य इतना फैला हुआ था। उस टाइम पे अभी आप इस मैप में देख सकते हैं कि प्रज्ञा इलाहाबाद को कहते हैं, जिसको आज प्रयागराज कहने लगे हैं। उज्जैन और पाटलिपुत्र, ये 3 इम्पॉर्टेंट सेंटर थे गुप्त रूलर के। तो गुप्त काल मौर्य काल से अलग है, ध्यान रखिएगा। तो हम अभी किसके बारे में पढ़े थे? समुद्रगुप्त के बारे में। और उसके राज्य के बारे में आप इस मैप से जान सकते हैं कि उसका राज्य, ये जो डार्क ग्रीन दिख रहा है, ये उसका राज्य था। बाकी लोगों को उसने कैसे किया था, ये भी हम 4 पॉइंट में पढ़ चुके हैं। अब हम उसकी जीनोलॉजी पढ़ेंगे। जीनोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे आपका फैमिली ट्री होता है, ये आपके दादाजी, फिर उनके पिताजी, फिर दादाजी के पिताजी के दादाजी, तो इसको जीनोलॉजी कहते हैं।
तो बहुत सारी जो प्रशस्ति होती हैं उनसे हमको उनके एंसेस्टर के बारे में भी पता चलता है। तो कुछ प्रशस्तियों में समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर और फादर के बारे में भी पता चलता है। ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त के माता का नाम कुमारा देवी था, वो लिच्छवी गणा की राजकुमारी थी, और उनके पिताजी का नाम चंद्रगुप्त था। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वंश में भी था, आपने पढ़ा था ना, चंद्रगुप्त, बिंबिसार और अशोक ये मौर्य वंश के थे। अब यहाँ समुद्रगुप्त की जब बात हो रही तो समुद्रगुप्त के जो पिताजी का नाम चंद्रगुप्त था और वो फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। ऐसे ही मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य था, तो हमको दोनों में अलग अलग ध्यान रखना है। वहाँ यदि आपसे कोई पूछे कि मौर्य डायनेस्टी का कौन था फर्स्ट रूलर, तो चंद्रगुप्त मौर्य, और गुप्ता डायनेस्टी का कौन था तो सिर्फ चंद्रगुप्त लिखेंगे। तो ये लोग महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। तो समुद्रगुप्त के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो महाराजा कहलाते थे, अपने आप को महाराजा कहलाना पसंद करते थे। अब समुद्रगुप्त के सन का नाम भी उसने चंद्रगुप्त रख दिया था। तो देखिए कितना कन्फ्यूज़न है ना। तो समुद्रगुप्त के पिताजी का नाम चंद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के सन का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, सेकंड था। इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। तो उसने वेस्टर्न इंडिया की तरफ बहुत सारा एक्सपीडिशन किया, मतलब बहुत लोगों को हराया, और शका लोगों को उसने हराया। उसके कोर्ट में एक से एक अच्छे लोग रहते थे। कालिदास जो थे उसके दरबार के एक महान पोएट थे। किसके दरबार के? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य, याद रखिएगा। और इसी के नाम पर कैलेंडर में यदि आप देखें तो विक्रम संवत भी मिलता है उसी के नाम पर। उसी काल में एक और राजा हुआ करते थे, हर्षवर्धन, उनके बारे में हर्षचरित में मिलता है। तो जब हम गुप्ता रूलर के बारे में इंस्क्रिप्शन और कॉइन में पढ़ते हैं तो हमें दूसरे राजाओं के बारे में भी मिलता है, उनमें हर्षवर्धन का नाम आता है। वो 1400 ईयर अगो उसके कोर्ट में बाणभट्ट थे। तो बाणभट्ट ने उसकी बायोग्राफी लिखी। बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी, किसी के बारे में पूरा जीवन किसी का लिखना बायोग्राफी कहलाती है। तो उसने हर्षचरित्र लिखी। किसने लिखी हर्षचरित्र? किसने लिखी? बाणभट्ट ने। जबकि हम समुद्रगुप्त के बारे में हमको हरिसेना से पता चल रहा था, ठीक है, हरिसेना ने इनके बारे में भी लिखा है। तो लेकिन बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट था। तो उसने संस्कृत में लिखा और उसने जीनियोलॉजी दी सम्राट हर्षवर्धन की। फिर हेन सॉन्ग, इसको कुछ मत पढ़िएगा, इसका नाम हेन सॉन्ग है। हेन सॉन्ग जो थे ये चीनी यात्री थे, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। 3 चीनी यात्रियों के बारे में मैंने नाम बताया था, आपको याद रहना चाहिए, बहुत फेमस है। उसमें हेन सॉन्ग बहुत फेमस है। तो बहुत सारा समय इसने हर्षवर्धन के कोर्ट में, राज दरबार में बिताया था और उसने उसके बारे में लिखा था। फिर हर्षवर्धन ने जो है किंगडम ऑफ कन्नौज और बंगाल तक के अपना राज्य स्थापित किया था। उसने मगध और बंगाल को भी जीत लिया था। फिर उसने नर्मदा नदी को दक्कन की तरफ क्रॉस करने का सोचा, ठीक, लेकिन वो वहाँ पर चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशन सेकंड का राज्य था, तो उसने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। ये मैप से आपको और पता चलेगा कि कौन कहाँ था। फिर उस ज़माने में पल्लव और चालुक्यों के बारे में और पुलकेशन की प्रशस्ति के बारे में भी हमको पता चलता है। तो पुलकेशन की भी प्रशस्तियाँ मिलती हैं। ये देखिए, ये इस तरह से चालुक्य एम्पायर कहाँ था, देखिए इस मैप में। पल्लव कहाँ थे, पांड्या कहाँ थे, ये सब आपको पढ़ना है। ये हमारे हिंदुस्तान के राजा थे, सम्राट थे, फेमस राजवंश हैं ये। तो पल्लव और चालुक्य जो थे, इन लोगों ने खूब सारे मंदिर बनवाए हैं। पल्लव और चालुक्य जो थे वो साउथ इंडिया की इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी। देखिए पल्लव और चालुक्य, और ये देखिए कलिंग दिख रहा है उनके बाजू में, जिसको अशोक मौर्य ने जीता था। तो किंगडम ऑफ पल्लव जो थे वो स्प्रेड थे रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम। कांचीपुरम में था इनका कैपिटल, कावेरी डेल्टा में। और
वाइल दैट ऑफ चालुक्य जो थे वो रैचौर दोआब बिटवीन रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के पास इनका राज्य था चालुक्यों का। एहोल जो थी वो चालुक्यों की प्रमुख कैपिटल थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि एहोल किसकी कैपिटल थी? चालुक्यों की। उन्होंने इसको बहुत सारे चालुक्यों ने एहोल में बहुत सारे रिलीजियस टेम्पल बनवाए। और पल्लव और चालुक्य जो थे वो एक दूसरे के ऊपर हमेशा अटैक करते थे, क्योंकि उस समय में लोग अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। बेस्ट नोन चालुक्य रूलर जो था वो पुलकेशन सेकंड था। तो अभी हम 3 लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं बहुत फेमस, समुद्रगुप्त के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, पुलकेशन द्वितीय के बारे में। पुलकेशन द्वितीय का कोर्ट पोएट जो था वो रवि कीर्ति था। तो अब 3 पोएट के नाम आ गए। कौन कौन से आ गए? हरिसेना, बाणभट्ट और रवि कीर्ति। रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय का कोर्ट पोएट था। रवि कीर्ति ने जो लिखा उसके हिसाब से पुलकेशन ने क्या किया था कि उसने अपना एक्सपीडिशन शुरू किया था। एक्सपीडिशन का मतलब होता है ये लोग जीतने के लिए जो है बड़े बड़े एक्सपीडिशन चलाते थे। तो एक्सपीडिशन इन्होंने वेस्ट की तरफ और ईस्ट कोस्ट की तरफ चलाया था। किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। पुलकेशन ने पल्लव किंग के ऊपर भी अटैक किया था। ठीक। तो चालुक्य लोगों ने इस तरह से बहुत सारा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। फिर आखिरी में क्या हुआ कि उन लोगों को राष्ट्रकूट और चोल लोगों ने हरा दिया। तो ये देखिए, अब अगले मैप में आपको दिखेगा राष्ट्रकूट और चोल ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिनके बारे में अपन क्लास 7 में पढ़ेंगे। तो क्लास 7 में आपको तभी समझ में आएगा राष्ट्रकूट और चोल साम्राज्य, जब आप इनके पहले के साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो इनके पहले अपन ने क्या पढ़ा? पल्लवा और चालुक्य लोगों का साम्राज्य था। ठीक है, तो समझ में आ रहा है पुलकेशन द्वितीय जो थे वो चालुक्यों के प्रमुख सम्राट थे। अब ये प्रश्न आता है कि इन लोगों का राज्य चलता कैसे था। तो जैसे कि विलेज इनके जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे, जैसे अपन ने मौर्य साम्राज्य में भी देखा था। और ये लोग क्या करते थे, जितने भी पावरफुल लोग थे उनके साम्राज्य में, जो जिनके पास बहुत पैसा होता था इकोनॉमिकली सोशली, तो वो उनको क्या करते थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे देते थे। और जितनी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी वो सब हेरिडिटी होती थी। जैसे हरिसेना जो था वो महादंडनायक था, चीफ जुडिशियल ऑफिसर को महादंडनायक कहते थे। और वो हरिसेना कुमार अमात्या भी था, जिसका मतलब वो मिनिस्टर था, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। संधि विग्रह था, मतलब वो वार पीस के जो भी मैटर थे उसको संभालता था, वार और पीस के। इसके अलावा जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में नगर सृष्टि हुआ करते थे, नगर सृष्टि मतलब चीफ बैंकर, साहूकार जिनको कहते हैं, तो ये इनके राज्यों में होते थे। हमको ये किस लिए पढ़ना है? क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि बताइए इनके राज्यों में कैसी व्यवस्था थी। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भाई ये जो राज्य जिनके भी बारे में हमने पढ़ा, समुद्रगुप्त के बारे में, चालुक्यों के बारे में, तो इनके राज्य में ये लोग कैसे काम करवाते थे, तो कैसे इनकी सेना होती थी, तो ये हमको हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ये लोग क्या अपने किंगडम को पावरफुल बनाते थे और इंडिपेंडेंट किंगडम बनाते थे। इनके पास न्यू काइंड आर्मी होती थी, आर्मी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती थी। एलिफेंट, चैरियट, कैवेलरी, फुट सोल्जर, ये सब इनके होते थे। और जो मिलिट्री लीडर होते थे उनको सामंत कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता था? सामंत। और ये लोग क्या होता था, इनको लैंड दे दी जाती थी। ये आगे पढ़ोगे आपकी भाई, अब जैसे राजा है तो राजा क्या करता था भाई, वो खुद तो अपनी सेना रखता ही था, लेकिन अलग अलग जगहों पर दूर दूर जो राज्य होते थे वहाँ पर कैपिटल के अलावा, तो वहाँ पर क्या करता था, सामंतों को रख देता था। फिर असेंबली इन साउदर्न किंगडम, जो पल्लव के इंस्क्रिप्शन है उनसे ये पता चलता है कि वो लोग सभा करते थे। सभा में जनरली ब्राह्मण लैंड ओनर को बुलाते थे। ठीक, तो ये कई तरह पर इस पर बात होती थी। जो इरिगेशन पे बात करते थे कि सिंचाई की क्या व्यवस्था करना है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन की क्या व्यवस्था करना है, रोड कैसे बनाना है, लोकल टेम्पल कैसे बनाना है, इस पर वो बात करते थे। उर जो था वो विलेज असेंबली के लिए यूज़ होता था, सभा और उर।
नगरम जो था वो, नगरम भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता था मर्चेंट का। तो इस तरह से ये लोग असेंबली करके, मतलब सभा करके अपने कामों को करते थे। ऑर्डिनरी पीपल कैसे रहते थे, तो उनकी झलक मिलती है कालिदास के लेखकों प्लेज में। प्ले मतलब होता है नाटक। कालिदास ने बहुत सुंदर प्ले लिखा है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम और बहुत सारे प्ले इन्होंने लिखे हैं, जिसमें उन्हें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी बताई और एक फिशरमैन की ज़िंदगी की कहानी बताई। इसी प्रकार चाइनीज़ पिलग्रिम फाहियान आए थे, उन्होंने भी जो है अनटचेबल लोगों के बारे में बताया है। और बाणभट्टा ने भी किंग की आर्मी के बारे में बताया है। तो इस प्रकार हमको चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बाद हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में इस लेसन में पढ़ना था। और गुप्त साम्राज्य के साथ साथ हमको पढ़ना था पल्लव, चालुक्य और हर्षवर्धन के बारे में। और हमें ये जानना था कि आखिर इन लोगों के राज्य में ये कैसे काम करते थे। तो मेरे को लगता है कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। बुक में पढ़ो तो लेसन थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ उनके मेन पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझाए। अब हम आते हैं कि नोटबुक में हम क्या लिखेंगे कॉपी में। तो सबसे पहले प्रशस्ति के बारे में लिखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, प्रशस्ति एक पीस होता है जो राजा की प्रशंसा में लिखा जाता है। फिर ट्रू और फॉल्स करना है। जैसे हरिसेना ने प्रशस्ति गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के लिए लिखा है, तो ये बात गलत है। ठीक है। जो आर्यवर्त थे वो ट्रिब्यूट लाते थे समुद्रगुप्त के लिए, तो ये भी बात गलत है। 12 रूलर थे दक्षिणापंत में, हाँ ये बात सही है। तक्षशिला और मदुरई इम्पॉर्टेंट सेंटर थे, ये बात गलत है। तक्षशिला और मदुरई नहीं थे गुप्त रूलर के। एहोल जो थी वो कैपिटल थी पल्लव की, ये बात भी गलत है। एहोल किसकी कैपिटल थी वो आप ढूंढिए। लोकल असेंबली जो होती थी वो कई सेंचुरीज तक काम करती थी, मतलब सेंचुरीज तक काम करती रही साउथ इंडिया में, तो ये बात सही है। 3 आर्थर के बारे में बताइए जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। तो ये 3 आर्थर हैं, बाणभट्ट, ह्वेनसांग और रवि कीर्ति। क्या चेंजेस आपको आर्मी में मिलते हैं? तो उस समय में किंग के पास एक वेल ऑर्गेनाइज आर्मी होती थी, जिसमें एलिफेंट होते थे, चैरियट मतलब रथ होते थे, कैवेलरी होती थी और पैदल सोल्जर होते थे। और सोल्जर के पास अलग अलग तरह के वेपन्स होते थे, एरो होते थे, सोर्ड होते थे, स्पाइक होते थे। और उनके मिलिट्री लीडर को सामंत कहते थे। ठीक है ना। तो सामंत के बारे में हम लिखें। और इस पीरियड में कौन से न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हुए? तो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट करता था राजा, कुछ पोस्ट हेरिडिटी बनाया दिया था, और एक आदमी को कई पोस्ट दे दी जाती थी। ठीक है ना। तो इस तरह से एक आदमी को कई काम दे दिए जाते थे। तो ये हमने पढ़ा गुप्त साम्राज्य के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में और पल्लव और चालुक्यों के बारे में। ठीक। तो ये सुन के थोड़े से आपको नाम अजीब से लगेंगे, लेकिन ये नाम बहुत काम के हैं। ये हमारे भारतवर्ष के मुख्य राजाओं और राजवंशों के बारे में वर्णन था। थैंक यू वेरी मच।